हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिश्ते में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर करूंगी उसका नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ये जो है आधुनिक भारत इतिहास पढ़ने के लिए ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रूर कवर करेंगे। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने जो कवर कर दिए थे जो टॉपिक, उसका नाम है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। हमने उत्तरवर्ती मुगल आधुनिक भारत के इतिहास में क्या कवर कर दिए थे, यहाँ पे देखिए। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कवर कर दिए थे उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। हमने आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कवर कर दिए थे। तो अभी जो हम कवर करेंगे वो है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ये देखिए यहाँ पे रहा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के किस तट पे, पश्चिमी तट पे, कहाँ पे आए थे, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। यहाँ पे ये केरल में है। इस यात्रा में वास्को डी गामा भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वास्को डी गामा जब भारत की खोज में निकले थे तो इस यात्रा में जो किस भारतीय व्यापारी ने जो है इसके जो वास्को डी गामा की मदद किए थे, तो अब्दुल मजीद ये भारतीय व्यापारी हैं। और किस तट पे आए थे ये, कालीकट के तट पे। और कब आए थे, 17 मई 1498 को। नेक्स्ट है 1505 को फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत एवं प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। मतलब कि कह रहा है कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो ऐसे क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, अभी भी आया है क्वेश्चन, ऐसे आया हुआ है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम जो था पुर्तगाली वायसराय था। पूछेगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा कब आया था, तो ये 1505 में आया था। नेक्स्ट है 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद कौन बना, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क कब बनते हैं, 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। अब इतना ही नहीं, जब अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय बन के, तो वो 1510 में बीजापुर के जो शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा जीत लेते हैं। बीजापुर कर्नाटक में और गोवा उनके पास था, यूसुफ आदिल शाह के पास, और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है उससे ले लेते हैं, जीत लेते हैं। जो कहता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो उन्होंने कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी, सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। तो पहले पी आते हैं फिर डी आते हैं, यानी डच आते हैं। तो पुर्तगालियों के बाद ये भी क्रम में पूछ देता है कभी कभी, पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, ये डच। तो ऐसे याद रखना, पहले पी आते हैं फिर डी आते हैं। उसके बाद है पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। यानी कि जैसे देखिए ये भारत ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ऐसे देखिए हम भारत ऐसे। अब जो है भारत के पूर्व इधर ही होगा, तो इधर ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे सुमात्रा है। और ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीप है अभी वर्तमान में। तो यहाँ पे जो भारत के पूर्व कहाँ पहुँचता है, ये कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व ये सुमात्रा पहुँच जाता है, ईस्ट में, भारत के ईस्ट में। और ये पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुँचता है। तो ये जो है
बस याद रखना कि पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच। पहला डच यात्री कहाँ पहुँचता है, तो भारत के पूर्व वो सुमात्रा चला जाता है, भारत के इधर पूर्व चला जाता है, कहाँ पे, सुमात्रा में। आगे है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कहाँ पे स्थापित करते हैं डच अपनी व्यापारिक कोठी, तो ये डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो ये कह रहा है यहाँ पे, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और पुर्तगाली कहाँ पे अपनी प्रथम व्यापारिक को स्थापित किए थे, कोचीन में। और डच प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम में। और कब स्थापित करते हैं, 1605 में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। और डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पे स्थापित होती है, वो पुलिकट में स्थापित हुई, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। और यहाँ पे है कि जो व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों को डच क्या कहते थे, पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का, अब वहीं से वो सारा काम कर रहे हैं, व्यापार वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, पुलिकट से। पहली व्यापारिक कोठी डचों का होता है मसूलीपट्टनम में, और डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी होता है पुलिकट में। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, ये देख लेते हैं एक बार, बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होता है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये जो है 1731 में होता है। तो यहाँ पे देख लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात चल रही है। यहाँ हमने क्या देखा कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। व्यापारिक कोठी एक अलग है और जो कंपनी है वो अलग है। कंपनी जब बनता था तो उस पर साइन होता था। तो ये लोग जो ये अब उनके देश के जो शासक होते होंगे उनसे आदेश लेके और फिर उस पर साइन करवाते होंगे, तब जाके वो कंपनी बन जाती होगी। उनसे आदेश लेके वो तैयार करवाते होंगे पेपर और फिर कंपनी बनती होगी। और ये जो व्यापारिक कोठी यहाँ पे आके खोल रहे हैं और उसमें वहाँ से वो सारा काम कर रहे हैं। तो डच 1605 में अपनी व्यापारिक कोठी खोलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से यूरोपीय थे जो अपना औद्योगिक वेतन भोगी सबसे पहले बार रखते हैं। तो डच जो थे यूरोपीय, वो प्रथम बार सबसे पहले बार औद्योगिक वेतन भोगी रखते हैं। नेक्स्ट है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1659 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ बेदरा युद्ध से हुआ। और डचों का भारत का अंतिम रूप से पतन हो जाता है कब, 1759 में। और अंग्रेज एवं डच के मध्य और कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और डच के बीच। ब्रिटिश और डच के बीच कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। ऑप्शन में दे देगा कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, ब्रिटिश और भारत के बीच। तो ये बेदरा का युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था, 1759 में हुआ था। और इसी युद्ध में, बेदरा के युद्ध में, भारत से डच की विदाई हो जाती है, वो समाप्त हो जाता है, डच यहाँ से चले जाते हैं, हार जाते हैं वो। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान करता है, यानी कि व्यापार का अधिकार, कि आप वहाँ भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये अधिकार प्रदान करता है 31 दिसंबर 1600 को। आगे है प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उस ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने लोग थे, 217 साझेदार थे और 217 लोग मिलके उस पर साइन किए थे, मतलब 217 लोग मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी खोले थे। और पहला जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था थॉमस स्मिथ। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। और पहली बार प्रारंभ में शुरू में जब बनी थी कंपनी तो उसमें 217 साझेदार थे। नेक्स्ट है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। अब ये तो भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। और वो जो है कह रहा है कि जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में किसके राजदूत के रूप में गया था, जेम्स प्रथम उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे या राजा थे, के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। तो जहांगीर के दरबार में कौन जाता है, कैप्टन हॉकिंस। कब जाता है, 1609 में। और ये मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज भी है कैप्टन हॉकिंस। आगे है कि भारत आने वाला पहला जहाज़ रेड ड्रैगन था। ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज जहाज़ है वो कौन सा है, तो रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट है 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यहाँ पे देखिए 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डबर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नेक्स्ट है करा कि 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो जो है सर्वप्रथम अंग्रेज जो है कहाँ पे व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, तो ये मछलीपट्टनम में। और कब करते हैं, तो 1611 में। किस तट पर, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर। जो सबसे पहले देखिए दक्षिण पूर्वी समुद्र तट कहाँ पे होगा, ये जैसे इंडिया का हम साउथ पार्ट बना रहे हैं और इसका ये दक्षिण है, ठीक है, ये दक्षिण है, पूरब ये है ना, तो ये वाला जो तट होगा दक्षिण पूर्वी तट हो जाएगा यहाँ पे। तो दक्षिण पूर्वी तट पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापना की। आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डबर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। अब यहाँ पे देखिए जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी करता है और जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डबर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। आगे है पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला। और पूर्वी तट पर अंग्रेज अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे, मछलीपट्टनम में कब खोलता है, 1611 में। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। और पूर्वी तट पर 1611 में मछलीपट्टनम में खोलता है, और लेकिन पश्चिमी तट पर जो सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलता है वो सूरत में 1613 में। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में
में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1608 ईस्वी में उसने सूरत में पहली बार व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं हुई। ये बॉक्स वाला इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 1615 में सम्राट जो थे जेम्स प्रथम थे, उसने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। कहाँ? 1615 में। टॉमस रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। और जो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो सम्राट जेम्स प्रथम जो है ये किसको अपना राजदूत बना के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजते हैं? तो सर टॉमस रो को। कब भेजते हैं? 1615 में। एक और किसको भेजते हैं? कैप्टन हॉकिंस को। और वो उनको इससे पहले भेजते हैं। उनको देखिए, कैप्टन हॉकिंस को जो भेजते हैं वो 1609 में ही भेजते हैं। और ये होते हैं राजदूत किसके? जेम्स प्रथम के। जेम्स प्रथम के। अब यहाँ पे फिर 1615 में भेजते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर जेम्स प्रथम जो है 1615 में टॉमस रो को भेजते हैं। और रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया। और 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान हैं, गोलकुंडा कहाँ है? तो यही कर्नाटक इधर है। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब देखिए, मात्र 500 पैगोडा में ही ये दे देते हैं इनको गोलकुंडा राज में के बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए। और व्यापार से इनको 500 करोड़ों पैगोडा की मतलब उनको ये क्या कहते हैं लाभ होता है। लेकिन ये मात्र 500 पैगोडा में इनको दे देते हैं गोलकुंडा के बंदरगाह पर सफलतापूर्वक क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको सुनहला फरमान कहा गया है। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अंग्रेज के लिए। नेक्स्ट है 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से सम्राट मद्रास पट्टे पर लिया। अब देखिए, इसके पास धीरे धीरे पैसा होने लगा। अब 1639 में क्या करते हैं? अंग्रेज फ्रांसिस डे हैं, ये चंद्रगिरी के जो राजा हैं, साउथ में ही चंद्रगिरी है, उसके जो राजा हैं उनसे मद्रास क्या ले लेते हैं? मद्रास में चंद्रगिरी है, मद्रास पट्टे पर ले लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और वहाँ पे एक क्या बना लिए? किला बना लिए, ताकि कोई हमको परेशान ना कर सके। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और इसका नाम क्या रखे? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और कालांतर में मतलब समय के साथ जैसे जैसे अंग्रेज का कंडीशन मजबूत हो गया, तो यही जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर जो है अंग्रेज का क्या बन जाता है? मुख्यालय। ये जो है ये इंडिया देख, तो ये तट जो है ये पूरे ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये जो है ये मालाबार तट है पश्चिम में, और ये तट जो है ईस्ट में ये है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट जो है सेंट जॉर्ज ने अंग्रेजी मुख्यालय बना और समय के साथ कोरोमंडल तट पर ये क्या बन जाता है? अंग्रेज का मुख्यालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान किया। आगे कह रहा है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, यहाँ पे देखिए 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाली ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान किया। अब क्या होता है 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी होती है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उनका शादी हो जाता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स
चार्ल्स द्वितीय से। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। जो पुर्तगाली था वो बम्बई किसको दे देता है? चार्ल्स द्वितीय यानी ब्रिटेन के राजा को, जिससे जो शादी होती है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ये पुर्तगाली राजकुमारी होती है। नेक्स्ट है 1668 में चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जो है चार्ल्स सेकेंड क्या करते हैं, 1668 में चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है? दे देता है। 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया और 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ क्या करते हैं कि पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ ले जाते हैं? बम्बई ले जाते हैं और थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। मतलब कि देखिए सूरत यहाँ पे होगा, गुजरात यहाँ पे है तो सूरत यहाँ पे होगा, बम्बई यहाँ पे होगा, थोड़ा सा नीचे आए ना तो ये देखिए बम्बई ले जाते हैं और बम्बई को बनाया। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। तो बम्बई शहर का स्थापना कौन करते हैं? गेराल्ड ओंगियार, वो थे 1669 में सूरत का प्रेसिडेंट एवं 1677 में बम्बई का गवर्नर थे। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। अब देखिए ये जो है बंगाल के शासक, यहाँ पे देखिए बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते थे? निशान कहते थे। ये जो है बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति देते हैं। किसको व्यापारिक छूट की अनुमति देते हैं? ये अंग्रेज़ों को। कौन? बंगाल के शासक जो है शाह शुजा। इस अनुमति को क्या कहा गया? निशान कहा गया। पूछा जाएगा पेपर में निशान क्या था? तो बंगाल के शासक शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे देते हैं, जिसको निशान कहा गया। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आगे कह रहा है कि 1669 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव कौन कौन? सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी जो है 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर इसकी जो ज़मीन होती है मात्र 1200 रुपया दे करके भुगतान करके जो वहाँ के राजा हैं उनको भुगतान करके वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण करता है। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स आयर। कालांतर में यह कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चॉर्नोक ने रखी थी। पूछे जाएगा कि कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव कलकत्ता नगर की नींव रखी थी जॉर्ज चॉर्नोक ने। नेक्स्ट है भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रांके कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है कहाँ पे स्थापित हुई? सूरत में। और कब हुई? तो 1668 में स्थापित हुई। आगे 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने बालकोंडीपुरा एवं सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे है कह रहा है यहाँ पे 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन है और वे बालकोंडीपुर के सूबेदार शेर खां लोधी ने पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। करा यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। तो
पूछे ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो प्रभावित था 1646 से 48, 1746 से 48, ये था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तो देखिए कर्नाटक युद्ध जो होती है प्रथम, ये भारत और फ्रांस के बीच होती है, ये कोई इंडिया के बीच नहीं हो रहा है, कोई किसी इंडिया राजा के बीच नहीं। तो इसके लिए कौन सी संधि होती है, ए ला सापल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो होती है वो कौन सी संधि होती है, ए ला सापल की संधि। और इसी के साथ ए ला सापल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हमने आज देख लिया भारत में यूरोपियों का आगमन, उन्होंने यहाँ आते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंपनी स्थापना करते हैं, तो ये हमने देख लिया। और इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।